नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की। राइट, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। एक सिस्टम ऑफ टू इक्वलेंट अपोजिट चार्ज होता है और जिसमें दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस स्मॉल होती है। तो हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। तो हम क्या मान लेंगे, हमारे पास एक डायपोल है जिसकी लेंथ 2d है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p है। राइट, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। हमने मान लिया कि a b हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें A पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है और B पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है। इस डायपोल का ओरिजिन या सेंटर वो है और ये इसकी क्या हुई, इक्वेटोरियल लाइन। सो दिस विल बी द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ दिस डायपोल। अब हमने इस इक्वेटोरियल लाइन पर एक पोजीशन P मान ली है। इस P की डिस्टेंस इस ओरिजिन से हमने x ली है। इस पूरे डायपोल की लेंथ कितनी थी, 2d, तो हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी, d हो जाएगी। अब इस इक्वेटोरियल पोजीशन पर इस डायपोल की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो हमें यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। टेस्ट चार्ज हमें क्या बताएगा कि P पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है या नहीं। तो हमने यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख लिया। अब हम देखेंगे कि ये A पोजीशन पर जो चार्ज है क्या करेगा, इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड A और B पोजीशन पर जो चार्ज है वो टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा अवे फ्रॉम B। राइट, तो वो क्या करेगा, ये चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। नाउ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A is towards A and it's along the line joining the two positions of these two charges. So this will be the direction of EA and this will be the direction of EB. इस पोजीशन पर इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे फ्रॉम P पोजीशन होगी और इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगेगी। अब अगर देखा जाए तो EA और EB दोनों हमारे क्या है, इलेक्ट्रिक वेक्टर है और दोनों किसी एंगल पर एक्ट कर रहे हैं। तो उन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हुए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों की जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो इनके बीच में लाई करेगी। राइट, और देखा जाए हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया है। सो दिस पैरेललोग्राम will give the resultant electric field intensity, that is E. So E is the resultant electric field intensity. और अगर मैं ये जो थीटा मान लूं तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। राइट, क्योंकि हमारे पास जो ट्रायंगल बन रही है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है। अगर ये थीटा है ये भी थीटा होगा, तो एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द थीटा। राइट, अब हमें अगर E कैलकुलेट करना है तो हमें उससे पहले क्या करना पड़ेगा, EA और EB कैलकुलेट करना पड़ेगा।
अब चूंकि हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू K टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज, दैट इज R स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे क्या कैलकुलेट करने के लिए EA और EB, राइट। सिंस EA इज, अब EA क्या रहेगा, दैट इज A टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। अब A पर जो सोर्स चार्ज है जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है, माइनस Q, तो हमें क्या लेना पड़ेगा उसका मैक्स Q, माइनस Q मॉडुलस डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, AB का स्क्वायर। डायरेक्शन कैसे बताएंगे, क्योंकि ये जो चार्ज है वो इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इसका नेचर इससे अपोजिट है, राइट, और इसका मैग्नीट्यूड भी इससे ज्यादा है। सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड हमेशा टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है। तो ये क्या करेगा, चार्ज माइनस Q चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। हम कह सकते हैं कि इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस लाइन ज्वाइनिंग, इन दोनों पोजीशन की जो लाइन ज्वाइनिंग है, ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसके अलोंग और A की तरफ लग रही है, X टुवर्ड्स A की तरफ एक्ट करेगी। और अगर हम इसे स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, EA इक्वल्स टू K प्लस Q, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेने पर प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर। अब AB कितनी है, अब देखो हमें AB कैलकुलेट करना है। हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस, ये क्या होगा कि हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एट इट्स स्क्वायर रूट विल गिव द हाइपोटेन्यूज। ये तो केवल AB आया और AB का क्या स्क्वायर है, तो इसका क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। और EA इक्वल्स टू KQ डिवाइडेड बाय X स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हम इसे क्या मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, किस चार्ज की वजह से, A पोजीशन पर जो चार्ज है डायपोल की A पोजीशन पर, उसकी वजह से। सिमिलरली इसी तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इस पोजीशन पर इस सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो EB इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सोर्स चार्ज एट पोजीशन B एट P। B पोजीशन पर जो चार्ज है उसकी वजह से P पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, K times the magnitude of the source charge divided by the square of distance between these two positions. So it will be BP square। अब हमें डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। अगर आप इस वर्डिंग में डायरेक्शन ना लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, then you can write the BP यूनिट वेक्टर। क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर, BP यूनिट वेक्टर। BP यूनिट वेक्टर क्यों लिखा, क्योंकि डायरेक्शन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इसी के अलोंग होगी, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन इसी डिस्टेंस के अलोंग होगी। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज की वजह से वो आउटवर्ड है, इस लाइन के अलोंग है लेकिन बाहर की तरफ। तो यहाँ पर आप ये क्या बताता है कि जो डायरेक्शन है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की BP के अलोंग है, और क्या लिख सकते हो, आउटवर्ड, राइट।
और स्केलर में कैसे लिखेंगे, EB equals to K times the magnitude of the source charge that will comes out again positive। अब BP की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल थी बिल्कुल सिमेट्रिकल है इस ट्रायंगल की तरह, इसमें BP भी क्या आएगी, यहाँ पे A भी आएगी, तो BP की वैल्यू होगी x स्केयर प्लस d स्केयर स्क्वायर रूट एंड इट्स होल स्क्वायर, राइट। नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, therefore the electric field at position P due to source charge at B, it will be EB equals to K times the source charge divided by the square of distance between the two position। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, या हमारे पास x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, दैट विल बी द सेकंड इक्वेशन। अभी हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। तो अब हमें क्या करना है, हमें तो P पोजीशन पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, E निकालनी है। अब हमारे पास ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अगर आप इसका नाम देना चाहो तो आप लिख सकते हैं क्या, P Q R और S। तो P Q R S हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसमें दो जो साइड्स हैं, ये दो एडजेसेंट साइड जो है, एडजेसेंट साइड PQ और PS, ये दोनों हमारे वेक्टर है, एक EB वेक्टर और एक EA वेक्टर है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों के बीच से जाने वाला जो डायगोनल है वही इनका रिजल्टेंट होगा। ये हमें क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा। नाउ the resultant electric field intensity at position P is, अब P पोजीशन पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, यूजिंग पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ का यूज करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, दैट इज E equals to the magnitude of the resultant electric field, the magnitude of the resultant electric field intensity will be, क्या फॉर्मूला बनने वाला है, ध्यान से देखेंगे, magnitude of EA whole square plus magnitude of EB whole square plus twice of magnitude of EA into EB into cos of एंगल बिटवीन EA एंड EB। तो EA और EB के बीच के एंगल क्या है हमारे पास, 2 थीटा, यहाँ पर क्या जाएगा, cos 2 थीटा। अब हम इसको क्या मान लेंगे, थर्ड इक्वेशन। हमने इसको क्या मान लिया, थर्ड इक्वेशन। सिंस पहली और दूसरी इक्वेशन से हम क्या देख रहे हैं, पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है कि EA और EB का मैग्नीट्यूड सेम है, राइट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, you get that is magnitude of EA equals to magnitude of EB, और हम इन दोनों के मैग्नीट्यूड को एक मान लेते हैं क्या, E प्राइम, क्या मान लिया हमने, E प्राइम, जिसकी वैल्यू क्या है, AQ डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब हम इसे याद रखेंगे, ठीक है। हम इसको क्या मान लेंगे, फोर्थ इक्वेशन। अब हम फोर्थ इक्वेशन को
थर्ड इक्वेशन में यूज कर लेंगे। ई ए की जगह ई प्राइम, ई बी को भी हम ई प्राइम से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी? Now we can use using equation 4 in third, then अब अगर हम फोर्थ को थर्ड में यूज करते हैं, then third implies that the magnitude of the resultant electric field intensity at position P is equals to the square root of E. A is now replaced by E prime, so here we will have E prime square again. It will also be replaced by E prime square again, plus twice of E prime into E prime and cos of 2 theta, right? तो हमने E A E B को E प्राइम से रिप्लेस कर दिया और E इक्वल्स टू, अब हम इसे स्केलर में लिख सकते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर E is the resultant electric field intensity. These two now added, it will give, दोनों को ऐड कर लिया, क्या मिल जाएगा? ट्वाइस ऑफ E प्राइम स्क्वायर प्लस अगेन इट इज ट्वाइस ऑफ E प्राइम स्क्वायर cos of 2 theta, right? Now taking common this from these two terms, then it will give the square root of twice of E prime square into 1 plus cos of 2 theta. अब हम सब जानते हैं कि 1 plus cos 2 theta एक आइडेंटिटी होती है जो किसके इक्वल होता है? 2 cos के थीटा के इक्वल होता है, और E इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ twice of E prime square into 2 cos square theta, 2 cos square theta, और E कैन बी रिटन एज, अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 E प्राइम cos theta होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसे. इट कैन बी रिटन, this term can be written in the whole square of this product twice of E prime cos theta. Now this square root is cancelled by the square, so we will have the resultant electric field intensity, that is E, is equals to twice of E prime and cos theta, right? अब हम इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, हमने इसको मान लिया फिफ्थ इक्वेशन, राइट? हमारे पास ये फिफ्थ इक्वेशन आ गई. सिंस इन राइट एंगल ट्रायंगल, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी? AOP, राइट? AOP में आप क्या निकाल सकते हो? cos थीटा निकाल सकते हो. तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. इन ट्रायंगल AOP, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOP, हमारे पास cos थीटा क्या आया? cos थीटा आ गया D अपॉन x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट. समझे? क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या था? x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट. So therefore fifth equation can be written as the resultant electric field intensity is equals to twice of
E prime has the value a q divided by x square plus b square. So it is a q divided by x square plus b square into the value of cos theta. The value of cos theta is d divided by x square plus b square and its square root, right? अब आप देख सकते हैं नीचे बेस सेम है, तो हमारे पास एक रूल होता है अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को लिख पाएंगे और E इक्वल्स टू यहाँ पर बड़े ध्यान से देखेंगे, इस k को मैंने आगे लिख दिया और q को आगे लिखा, q को d के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, q को d के साथ डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पावर 3/2। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई और इस इक्वेशन को क्या मान लेंगे, या भी इसमें भी एक चीज है, देखिए ध्यान से, q इंटू 2d क्या होता है? q इंटू 2d हमारा क्या होता है? डायपोल मोमेंट होता है। तो हम इस प्रोडक्ट को q इंटू 2d को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? p से रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज in terms of dipole moment or E equals to kp divided by x square plus b square power 3/2. So this is our final equation for calculating the electric field on the equatorial position of given dipole. So let it be the sixth equation. So equation 6 gives the electric field intensity at position P. अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन बड़े ध्यान से देखेंगे। इसकी डायरेक्शन यहां पर जो हमारा डायपोल है, एक ही जो डायपोल है, इसमें ध्यान से देखें, डायपोल में डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन सभी को पता है, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो ये हो गई हमारे डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, दैट इज p वेक्टर। तो p वेक्टर की डायरेक्शन इज फ्रॉम a टू b, a से b की तरफ है, और जो हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट है। देख सकते हैं, अगर ये राइट वर्ड है, ये क्या हो गया? लेफ्ट वर्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। सो हम क्या लिख सकते हैं कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो अपोजिट है इसकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की, राइट? अब हम इसमें क्या करेंगे? केस डिस्कस करेंगे। तो पहला केस हम क्या ले सकते हैं? पहला केस हमारा ये हो सकता है, इफ x इज वेरी वेरी फार फ्रॉम ओरिजिन, मीन्स द पोजिशन इज वेरी वेरी फार फ्रॉम द ओरिजिन, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द हाफ लेंथ ऑफ द डायपोल, देन जो ये एडिशन आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में, ये क्या हो जाएगा? मैथमेटिकल कंडीशन लगाने पर ये एडिशन हो जाता है नियरली इक्वल टू x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर ये पोजीशन बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, बहुत ज्यादा दूरी पर है, डिस्टेंस पर है, तो हमें वहां से डायपोल बहुत छोटा दिखाई देगा। अगर डायपोल छोटा दिखाई देगा तो इसकी हाफ लेंथ नेग्लिजिबल हो गई और उसका स्क्वायर 0 को क्रॉस कर जाएगा, मींस d स्क्वायर 0 को क्रॉस कर जाएगा। ये पूरा एडिशन किसके नियरली इक्वल आएगा? x स्क्वायर के। इट्स नॉट इक्वल टू x स्क्वायर, इसे बड़े ध्यान से समझें, ये मैथमेटिकल कंडीशन है, क्योंकि d बिल्कुल 0 तो नहीं होगा, राइट? हम ये मान के चल रहे हैं कि नेग्लिजिबल हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू स्मॉल है तो
अप्रोच करता है 0, राइट। तो ये एडिशन किसको अप्रोच कर जाएगा फिर x स्क्वायर को, राइट। सो इक्वेशन 6 implies that, इक्वेशन 6 क्या बताएगी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल आ जाएगा, k b डिवाइडेड बाई x स्क्वायर पावर 3/2। अब ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, क्यूब। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा क्या आ जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आने वाला है, therefore the electric field is, now the electric field is k times p by x cube, k times p by x cube। अब हम इसे मान लेते हैं 7 इक्वेशन। अब ये जो रिजल्ट आई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट किसके लिए, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। मतलब शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लेते हैं एक और केस। इस केस में हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू डी ले लेते हैं, x इक्वल टू डी। देन जो हमारे पास एडिशन था x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, twice of d square। सो इक्वेशन 6 के इंप्लाइज करेगी, इक्वेशन 6 इंप्लाइज करेगी कि E इक्वल्स टू, हमारे पास E क्या जाएगा, E विल बी KB बाई 2d स्क्वायर पावर 3/2। अब d स्क्वायर की पावर 3/2 लेंगे तो आएगा d क्यूब, लेकिन 2 की पावर 3/2 लेंगे तो क्या आएगा 2√2, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू k p डिवाइडेड बाई 2√2 into d पावर क्यूब, d क्यूब। तो दिस विल बी द रिजल्ट फॉर दिस केस, राइट। अगर हम p पोजीशन की डिस्टेंस उतनी ले जितनी हमारी डायपोल की हाफ लेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इतनी मिलेगी, राइट। ये फाइनाइट है, इसको हमने 8th इक्वेशन मान ली। 8th इक्वेशन हमें एक फाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही है। अब एक केस और लेते हैं। थर्ड केस हमारा क्या बन जाता है, थर्ड केस अगर हम ये लें, मान लिया जाए कि x 0 है, x की वैल्यू 0, मतलब p जो पोजीशन है वो कहां पर आ गया, ओरिजिन पर आ गया, O पर आ गया। तो x की वैल्यू 0, इफ x इक्वल्स टू 0 देन ये जो एडिशन आप देख रहे हो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल्स टू d स्क्वायर। बड़े ध्यान से समझ लीजिए, ये अच्छा केस है। अगर ये पोजीशन आपकी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे इक्वेटोरियल लाइन पर, अगर वो ओरिजिन पर आ जाए तो क्या ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनेगी, जैसे कि एक्सियल लाइन में आपने किया था। एक्सियल लाइन में डायपोल के सेंटर पे ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिल रही थी, 0 मिल रही थी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल कंपोनेंट सेंटर पे क्या था, 0 था। अब हम ये देखना क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेटोरियल कंपोनेंट डायपोल के सेंटर पे 0 है या नहीं है, देखते क्या लिखा है। सो आप देख पा रहे हैं कि जो इक्वेशन 6 है वो ये इंप्लाइज करेगी E इक्वल्स टू K टाइम्स द डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय d स्क्वायर एट पावर 3/2 और E इक्वल्स टू K टाइम्स P बाय d पावर क्यूब which is नॉन जीरो। और हम इसे 8th इक्वेशन मान लेते हैं which is नॉन जीरो। ये 8th इक्वेशन क्या बता रही है, 8th इक्वेशन हम ये समझा रही है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के ओरिजिन पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेटोरियल कंपोनेंट 0 नहीं होता है, नॉन जीरो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, राइट। इसे हम याद रखें। तो ये जितने भी हमने केस डिस्कस किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी